नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे प्यारे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के वो कृषि एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र जो उत्तर प्रदेश स्पेशल को अपना हथियार बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल को बहुत ही आसान बनाना चाहते हैं, उन सभी धुरंधर योद्धाओं का इस किसान एक्सप्रेस सीरीज में स्वागत है। ये किसान एक्सप्रेस सीरीज बेसिकली आपको उत्तर प्रदेश के बारे में समग्र ज्ञान उपलब्ध कराएगी। इस सीरीज में हम आपको पूरा थ्योरी बेस में आपको पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस में उत्तर प्रदेश का पूरा पोस्टमार्टम करना है कि कहां से कैसे प्रश्न आते हैं। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी हम आपको देने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन पे कुछ दिन बाद उपलब्ध हो जाएंगे। जिस दिन ऐसा हम करेंगे उस दिन आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं विद आंसर की, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा एक पहल जो कि एजीटीए यानी कि कृषि प्राविधिक सहायक की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। संस्थान अब आप लोगों को ऑफलाइन माध्यम से सुविधाएं देने के लिए सोच रखा है। 21 जनवरी से वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा ऑफलाइन बैच निर्माण बैच के नाम से आ रहा है। इस बैच में आपको मिलेगा नीलेश सर एवं उनकी समस्त टीम के द्वारा जो अध्यापन कार्य कराया जाएगा। कुछ बच्चे डाउट में हैं कि ऑफलाइन में शायद नीलेश सर पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, तो मैं उनका डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। पूरा ऑफलाइन बैच हमारे नेतृत्व में ही ऑर्गेनाइज हो रहा है और हम आपको प्रतिदिन 4 घंटे की उसमें क्लासेस उपलब्ध कराएंगे जिसमें कोई भी पीपीटी का उपयोग नहीं होगा। बिना पीपीटी शुद्ध भाषा में हम आपको पढ़ाएंगे। 3 क्लासेस आपको हम थियरी देंगे, 1 क्लास पर डे हम आपको एमसीक्यू देंगे जिसमें से आपको 40 से 50 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पर डे आपको मिलेंगे, यानी कि महीने में आपके पास 1500 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। हर विषय के अलग अलग टाइम टेबल होगा, आपको उस अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू लिखाए जाएंगे, आप उसी के अनुसार अपनी कॉपियां बनाओगे। ठीक है, तो ये थ्योरी प्लस एमसीक्यू का कॉम्बिनेशन साथ साथ में चलेगा, ये ऑफलाइन में 4 चांद लगाएगा। ये बैच हमारा कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम और हमारी टीम मिलकर के कुछ ऐसा प्रयास कर रही है कि प्रदेश में तैयारी कर रहे कृषि प्राविधिक सहायक की वो बच्चे जो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे परंतु वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं और इस समय वो बहुत ही ज्यादा भ्रमित हो चुके हैं कि वो परेशान, एकदम खतरनाक प्रवृत्ति उन्होंने धारण कर ली कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। तो उन बच्चों के लिए ये ऑफलाइन बैच आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी जनपद के गोला गोकरणनाथ तहसील में ये ऑफलाइन ब्रांच डाल रहे हैं जिसमें गोला गोकरणनाथ के आसपास क्षेत्र के बच्चों का तो सहयोग मिल ही रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं अमरोहा, गजरोला, बागपत, बुलंदशहर, बरेली, इवन राजस्थान के भी 4 बच्चे, उसके साथ साथ बाराबंकी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, ये दूर दूर के बच्चे आ रहे हैं और सभी बच्चों का ये डाउट है कि सर हम वहां आएंगे तो हम कैसे रहेंगे, क्या खाने रहने की व्यवस्था है क्या। बिल्कुल, आप कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज जैसे महंगे महंगी जगहों पर आप रुक रहे हो, यहाँ आपको बहुत ही कम रेट में रूम और खाने की व्यवस्था है, स्वच्छ वातावरण है, महादेव की नगरी छोटी काशी में आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहें नीलेश सर एवं उनकी टीम के साथ, उनका स्वागत है। 21 जनवरी से बैच प्रारंभ है, तो जो भी हो सके आप सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं हमसे और हमारी टीम से, वो उन तक सूचना पहुंच सके और वो हमसे जुड़ सके। किसी भी बच्चा को ये नहीं लगना चाहिए कि सर हमें ऑफलाइन पढ़ने का मौका नहीं मिला। आइएगा, आप सभी का, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बच्चों का स्वागत है इस बैच में और आपके लिए हर संभव प्रयास ये होगा कि आप सिलेक्शन के पड़ाव तक पहुंच सकें। ठीक है, इसी के साथ हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, कृषि एवं पशुपालन, जो कि उत्तर प्रदेश के स्पेशल में, उत्तर प्रदेश विशेष में इसका बहुत योगदान है।
ध्यान रखना, बहुत से बच्चे ये सोचेंगे जैसे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, लेखपाल की तैयारी करने वाले हैं, वो बच्चे सोचें कि ये कृषि एवं पशुपालन सर अपना एग्रीकल्चर वाला पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं, ये कृषि एवं पशुपालन आर्थिक भूगोल का एक टॉपिक है, जो कि आप उत्तर प्रदेश का जब आर्थिक भूगोल पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसमें बहुत डीप आपको एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाने वाले हैं, जो आर्थिक भूगोल के लिए पर्याप्त है मैं उतना ही आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन की। तो जब हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना को पढ़ते हैं, तो भौगोलिक संरचना हम पढ़ते हैं तो भौगोलिक विभाजन जब हम देखते हैं तो तराई वाला क्षेत्र आता है, उसके बाद हमारा मैदानी क्षेत्र आता है, फिर हम पठारी क्षेत्र में जाते हैं। तो जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, गंगा यमुना घाघरा का जो दोआब वाला क्षेत्र है, ये मोस्टली सभी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊपन लिए हुए है। तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होती है सर? अर्थव्यवस्था मतलब होती है जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनका आर्थिक वैल्यू। तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एग्रीकल्चर एक रीढ़ की भांति बना हुआ है। ठीक है, क्या है? एक रीढ़ है अर्थव्यवस्था की। प्राथमिक सेक्टर आपने पढ़ा होगा, कृषि क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि 19.9 यानी लगभग 20% उसकी जीडीपी में क्या करता है? कंट्रीब्यूशन करता है। जब हम उत्तर प्रदेश की कृषि की बात करते हैं तो हम पहले संपूर्ण भारत की बात करते हैं, तो भारत भी हमारा कृषि प्रधान देश है। साथ ही साथ हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो कृषि प्रधान एक राज्य है। हम उत्तर प्रदेश वासी विभिन्न फसलों की खेती करते हैं। हमारी जो भौगोलिक संरचना है वो कृषि के अनुकूल है। क्या है? कृषि के अनुकूल है। यहाँ पर हम रबी ऋतु में, खरीफ ऋतु में, जायद ऋतु में, तीनों ऋतुओं में क्या करते हैं? हम फसलें उगाते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं विभिन्न विभिन्न। क्योंकि हम जब तक फसल चक्र नहीं अपनाते हैं तो हम फसलों में विविधीकरण नहीं ला पाते हैं। जैसे ही हम फसलों में विविधीकरण नहीं ला पाएंगे तो हम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान पाठशाला, द मिलियन फार्मर स्कूल चलाया गया, जो कहा गया 2017-18 के रबी सीजन यानी कि ठंडक से इसकी शुरुआत हुई। और कहा गया कि प्रत्येक न्याय पंचायत जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती हैं उनकी 2-2 ग्राम सभाओं में किसानों को शिक्षा दी जाएगी, मृदा के स्वास्थ्य के बारे में, फसल उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ हम फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को हम कैसे आगे ले जाएं, हम मिश्रित खेती को कैसे बढ़ावा दें। इन सारी जानकारी के लिए किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत में 2-2 ग्राम सभाओं को चुना गया। ये मुहिम 2017-18 से शुरू की गई और 2022 तक कहा गया कि हम किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखेंगे। वही हमारी डबल इंजन की सरकार, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो हम बात करते हैं केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी हमारे सरकार है। तो सरकार का एजेंडा है कि हम कृषि की जो विकास दर है उत्तर प्रदेश में, जो ग्रोथ रेट है उसको हम 5.1% रखेंगे। क्या? 5.1% करेंगे, जो कि भारत की ग्रोथ रेट से ज्यादा हमारा क्या है? आकलन है। क्या है? ज्यादा आकलन कि हम उतना कर ले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सारा कुछ किसानों के लिए कर रही है। जैसे हम बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश कृषि संस्थान जो है प्रबंधन संस्थान है, मतलब राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि रहमान खेड़ा लखनऊ में है, जहां पर हम कृषि से संबंधित प्रबंधों का बात करते हैं कि कृषि से संबंधित प्रबंधन की चर्चाएं करते हैं, बीज निगम की बात करते हैं, बीज प्रमाणीकरण की बात करते हैं। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। कुछ लिख भी लें, नहीं तो हमारा जो समझाने वाला टॉपिक है वो तो हम समझाएंगे ही, और जो लिखने वाला है उसको भी हम साथ साथ लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या लिखेंगे हम? सबसे पहला लाइन आएगा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि। तो यूपी की अर्थव्यवस्था, यूपी की अर्थव्यवस्था का मूल आधार, तो यूपी की कृषि की हम बात कर रहे हैं।
तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो कृषि है। क्या है? मूल आधार क्या है? कृषि है, यानी कि एग्रीकल्चर है। अगर कृषि नहीं तो भोजन नहीं। तो हमने यहां पर देखा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है साहब? कृषि है। तो जो बच्चे टॉपिक को पढ़ रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे क्लास को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारे बीच जुड़ सके और इस तरीके के उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ सके। बाकी आप लोग वन लाइनर उत्तर प्रदेश तो बहुत पढ़ते होंगे, वन लाइनर से आजकल काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एग्जाम करवटे बदल रहा है, और जब एग्जाम करवटे बदलेगा तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो क्या है? कृषि। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जब मूल आधार कृषि पढ़ते हैं, कृषि के लिए उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना कृषि एवं पशुपालन के लिए क्या है? उपयोगी है। तो हम बात करते हैं दूसरा, अगर हम बात करें कि कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो यूपी कृषि एवं पशुपालन के लिए, कृषि एवं पशुपालन के लिए यूपी कृषि एवं पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। महत्वपूर्ण राज्य है। क्या है? महत्वपूर्ण राज्य है। तो हमने क्या बात की कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि क्योंकि उत्तर प्रदेश की, यूपी की भौगोलिक संरचना, ये ऐसे प्रश्न विकल्प में बनेंगे आपके, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना कृषि एवं पशुपालन के लिए अनुकूल है। कृषि एवं पशुपालन के लिए अनुकूल है। कृषि एवं पशुपालन के लिए अनुकूल है। पशुपालन के लिए अनुकूल है। मतलब हमारी जो भौगोलिक संरचना है वो एग्रीकल्चर को अलाउ करती है, एग्रीकल्चर को अलाउ करती है। इस वजह से हम उत्तर प्रदेश की धरती पे, उत्तर प्रदेश के भूभाग पर कृषि और पशुपालन अच्छा कर पा रहे हैं। कैसे? हम मान लो अगर हम इस धरा पे खड़े हुए हैं तो हमारी टांगों में ताकत है, हमारे पैर में मजबूती है, जो हम इस धरा पे सीधे खड़े हुए हैं। यदि हमारे पैरों में मजबूती नहीं होगी तो हम लड़खड़ा के गिर जाएंगे। इसी प्रकार हम फसलें अच्छी उगा रहे हैं, हम खेती अच्छी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? कि हमारी मिट्टी उपजाऊ है, हमारी भूमि उपजाऊ है, हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल है। इस वजह से हम अच्छी कृषि को अंजाम दे पा रहे हैं। आज हम देश विदेश में उत्तर प्रदेश के नाम से जाने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, संपूर्ण भारत में खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है, संपूर्ण भारत में गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है, संपूर्ण भारत में हम अगर बात करें तो गन्ना के उत्पादन में हम अग्रणी, ठीक है। अब इतनी सारी चीजों में, एग्रीकल्चर में हम संपूर्ण भारत में सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो हम अग्रणी हैं। सब्जियां सबसे ज्यादा हम लोग उगाते हैं, हम अग्रणी हैं। हम धान के बारे में बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे हमारे बंगाल पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे हमारा प्रदेश आता है, जबकि एरिया वाइज हमारा प्रदेश आगे है चावल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे इसी क्लास में। तो उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना ही क्या है? कृषि एवं पशुपालन के लिए अनुकूल है। विभिन्न फसलों का डेटा जो होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज वो हम आपको बताते रहेंगे, उसमें आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ हम डेटा का एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। बाकी आप जहां पढ़ोगे उत्तर प्रदेश का डेटा आपको बहुत अनर्गल मिल जाएगा, इधर उधर से लोग कलेक्ट करके आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना उत्तर प्रदेश की फसलों का डेटा, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी।
आप एक अच्छे सोर्स के साथ जुड़ेंगे तभी आपका कल्याण हो पाएगा, क्योंकि अगर आप एक दो क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप एग्जाम से अपने आप को आउट समझिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है जीटीए में। ध्यान देना इस बात को, क्योंकि इस बार आईबीपीएस एफओ की वैकेंसी बहुत कम थी, तो एग्रीकल्चर का जो टॉप स्टूडेंट था उसका प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ। जब प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो मेंस में वो बैठा नहीं, जब मेंस में बैठा नहीं एग्रीकल्चर उसने चाट के रख लिया, और वो बच्चा एजीटीए में बैठा है, ऑलरेडी उसने फॉर्म भर रखा है। तो ये ध्यान देना, बच्चा संभलने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है, ध्यान देना। यूपीपीएससी जो बच्चा प्रीलिम्स में नहीं हुआ, ओबीसी का बच्चा जो उसके साथ जो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन को लेकर ओवरलैपिंग नहीं हुई, तो बच्चा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाया, बट एग्रीकल्चर बहुत अच्छा पढ़ के बैठा है। तो ये मान के चलो कंपटीशन अंदर ही बहुत है। आप लोग ये कैलकुलेशन कर लेते हो ना, तो 11 सीटें एक सीट के लिए 11 बच्चे हैं, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना ना, कहीं नहीं तो साइड से फिसल के जाओगे तो लगेगा अरे ये क्या हो गया, एकदम से चौंक जाओगे। ये हकीकत होने वाला है। बहुत से लोग अपनी आंखों पे माड़ा चढ़ा के बैठे हैं कि एजीटीए मतलब कुछ नहीं, धूल है। अरे धूल है तो तुम क्यों नहीं निकाल लेते भाई, एग्जाम है, इसको आसान मत समझना। ये ध्यान देना, मेरी बात थोड़ा मैं कड़वा सत्य बोलता हूँ तो कुछ लोगों को चुभ भी जाता होगा मेरा, क्योंकि मैं वास्तविकता में जीता हूँ, भावनाओं में नहीं खेलता हूँ। तो ध्यान देना कि एजीटीए एग्जाम, एजीटीए जैसा आप सोचते हो ना यूपी ट्रिपल एससी, तो यूपी ट्रिपल एससी समंदर है, ध्यान देना इस बात को। तो हमने यहाँ पर बात कर ली, अब हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की कुल भूभाग का, उत्तर प्रदेश के कुल भूभाग का, ये यहां पर लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के कुल भूभाग का यूपी के कुल भूभाग का, उत्तर प्रदेश के कुल भूभाग का 68.7%, उत्तर प्रदेश के कुल भूभाग के, उत्तर प्रदेश के कुल भूभाग के 68.7%, अगर हम बात करें 165.38 लाख हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो उत्तर प्रदेश के कुल भूभाग के 68.7% क्षेत्र पर खेती की जाती है। कितना परसेंट क्षेत्र पर खेती की जाती है? क्षेत्र पर खेती की जाती है, क्षेत्र पर खेती की जाती है, खेती की जाती है। यानी कि खेती योग्य भूमि अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है 2,40,000, ठीक है। तो आप जो एरिया देखते हो ना उत्तर प्रदेश का कुल एरिया, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 68.7% क्षेत्रफल पर हम लोग कृषि करते हैं। बाकी जो बचा 31.3%, उस पर हम घर बनाते हैं, जंगल है, ठीक है, उस पर बिल्डिंग्स हैं, औद्योगिक सेक्टर हैं, वो उस पे आते हैं। बाकी 68.7% पर हम लोग क्या करते हैं? फसलें उगाते हैं, जो कि देश की कुल कृषि क्षेत्र का 20% है, जो कि देश के कुल कृषि क्षेत्र का 20% है। ये भी लिख लो, नीचे पॉइंट लगा लो। भारत के कुल कृषित क्षेत्र का, भारत के कुल कृषित क्षेत्र का 20% क्षेत्र, 20% क्षेत्र यूपी में शामिल है, या भारत के कुल कृषि क्षेत्र का 20% क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। मतलब हम पूरे भारत में जो कृषि कर रहे हैं उस टोटल एरिया में 20% हम लोग योगदान दे रहे हैं। मान लो भारत में हम 100% क्षेत्रफल खेती कर रहे हैं, तो 20% हमारा उत्तर प्रदेश अकेले योगदान देता है। तो ये थोड़ा डेटा वाइज हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। तो जो भी हमने पहली स्लाइड में आपको जो डेटा लिखाया है, ये एक
ऑथेंटिक सोर्स के साथ हमने बात की है। ये डेटा आपको पेपर में आएगा तो आपको कुछ यही डेटा आपको देखने को मिलेगा। बाकी इससे बहुत बदले हुए डेटे भी आपको मिलेंगे, परंतु ये डेटा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये 2022-23 का जो डेटा है ये आपको पेपर में आएगा। 23-24 का डेटा आपको पेपर में आएगा ही नहीं, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो 22-23 का ही अभी अपडेट माना जा रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 को आधार मानकर ही ये सारे कार्य किए जाएंगे पेपर में। यदि यहाँ से क्वेश्चन बना तो आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा नए डेटा के चक्कर में मत पड़ना। जो एग्जाम ओरिएंटेड डेटा है मैं वही आपके लिए लेकर लाया। यदि मैं चाहता तो मैं नेट से निकाल कर बहुत सारी चीजें कर सकता था, परंतु आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यही डेटा है। तो आप इसको थोड़ा लिख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के कुल भूभाग के 68.7% क्षेत्रफल पर खेती होती है। परसेंटेज में पूछे तो ये, क्षेत्रफल में पूछे तो ये, ठीक है। भारत के कुल कृषि क्षेत्र का 20% क्षेत्र यूपी के अंतर्गत आता है। आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट में बदल लीजिए, फिर हम आपको पढ़ाते हैं कुछ अन्य नए टॉपिक्स। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य टॉपिक के ऊपर। जैसे लिखेगा उत्तर प्रदेश की या यूपी की लगभग 65% जनसंख्या 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। जनसंख्या कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। ध्यान देना, कितना? 65% जो जनसंख्या है वो किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। कई जगह आपको 78% भी मिलेगा, कई जगह आपको 66% भी मिलेगा, कई जगह आपको कुछ और भी मिल सकता है। तो विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश की लगभग कितनी जनसंख्या? 65% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर से अपना रोजगार प्राप्त कर रहा है। कितना? एग्रीकल्चर से इतना रोजगार प्राप्त कर रहा है। अब हम थोड़ा अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया वो कितना रखा गया, तो ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश का कृषि में विकास दर, कृषि में विकास दर, उत्तर प्रदेश का कृषि में विकास दर जो रखा गया, ग्रोथ रेट रखा गया, वो कितना रखा गया? 5.1%। 5.1%। और ये डेटा है 2020-21 का। क्या है? 2020-21 का जो डेटा है, ये 20-21 के अनुसार हम बात करते हैं। जो हमारा ग्रोथ रेट का जो लक्ष्य रखा गया या उत्तर प्रदेश का कृषि में विकास दर कितना है, तो 5.1% है। उत्तर प्रदेश की जो कृषि है उसका जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो कितना है? 5.1% है। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे हम बात करते हैं 2011 की जनगणना पे, हम थोड़ा फोकस करते हैं। जनगणना 2011, जनगणना 2011, क्योंकि अभी पेपर में हमारे कौन सी आएगी? 11 वाली ही आएगी। तो जनगणना 2011 की अगर हम ऊपर चर्चा करते हैं तो यहां से कुछ बिंदु हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो जनगणना 2011 पे अगर हम फोकस करें तो हमारे प्रदेश में कुल कार्यशील जो लोगों की संख्या कितनी थी? कुल कार्यशील हम बात करते हैं, कुल कार्यशील जो श्रमिक है, कुल कार्यशील श्रमिक या कुल कार्यशील व्यक्ति को की संख्या, कुल कार्यशील व्यक्ति की संख्या अगर हम बात करें तो कुल कार्यशील व्यक्ति 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो कितने थे? 658.15 लाख। कितने थे? 658.15 लाख थे। कितने थे? 658.15 लाख थे। जिसमें से इसको हम 100 मान लेते हैं
तो इसमें से ये मान के चलेंगे 59.3% जो थे वो क्या थे, कृषक एवं कृषि श्रमिक थे। 59.3% जो थे वो कृषक एवं कृषि श्रमिक शामिल थे। कितने? 59.3%। इसमें से इसको 100 मान लेते हैं, तो इसमें से जो 2011 की जनगणना हुई तो कुल लोग जो कार्य कर रहे थे, एक्टिव थे, जिनकी उम्र 18 से 59 के बीच में है, जो एक्टिव थे, उनमें से कुल एक्टिव की संख्या 658.15 लाख थी। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लेबर, फार्मर और एग्रीकल्चर लेबर की हम बात करते हैं, कृषक और कृषि श्रमिक की, वो इसमें से 59.3% क्या थे, अकेले कृषक और कृषि श्रमिक थे। तो कृषक की हम अगर बात करें, कृषक की अगर हम बात कर लें कि कृषक कितने थे, तो कृषक कितने थे, तो कृषक की जब कभी भी हम बात करते हैं तो कृषक की संख्या थी 190.58 लाख। 190.58 लाख जो लोग थे वो क्या थे, कृषक थे, मतलब किसान थे। 2011 की जनगणना में पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या 190.58 लाख थी। कितनी थी? 190.58 लाख किसकी थी? किसानों की संख्या। अब हम कृषि श्रमिक की बात करें, कृषक श्रमिक या कृषि श्रमिक की बात कर लें, कृषि श्रमिक की अगर हम बात कर लें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि श्रमिक की संख्या जो थी वो 199.39 लाख क्या थे, कृषक श्रमिक जो थे 199.39 लाख जो थे लोग, वो कृषि श्रमिक थे। कृषि श्रमिक का मतलब जो ओनर नहीं थे लैंड के, परंतु लैंड के जो कार्य होते थे, ऑक्युपेशन होते थे, कृषि होती थी, उसमें लेबर ये कार्य करते थे। जैसे मान लो मैं एक किसान हूं, हमारे पास 20 बीघे जमीन है, तो मैं तो खेत पे जा ही रहा हूं, मैं अपने साथ साथ अपने थोड़े काम को जल्दी करने के लिए अपने साथ साथ मैं लेबर को भी ले जा रहा हूं, उसको पैसे दे रहा हूं, वेजेस दे रहा हूं, मजदूरी दे रहा हूं, परंतु वो लगे तो कृषि में ही हैं। तो उनकी संख्या 2011 की जनगणना में 199.39 लाख, यानी कि मान के चलो कृषक से ज्यादा कृषि श्रमिक हैं। क्या हैं? कृषक से ज्यादा कृषि श्रमिक हैं हमारे उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना की बात करें तो। ये ऐसे ही डेटा आपको मिलेंगे हमारी क्लास में। बहुत अच्छी क्लास इसको बनाना है हमको, क्योंकि हर एक क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल पे हमको कब्जा जमाना है। 20 में 20 हम कब करेंगे? जब हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को थ्योरी में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तब हम जाके 20 में 20 कर पाएंगे। अब कहो तुम 2 ठो मैराथन देख के 20 कर लो, गलत बात। आजकल का यूपी का बच्चा, युवा क्या कर रहा है? कंपटीशन में फॉर्म भर दिया और बैठा मैराथन लगाने। 10-15 ठो टीचर के मैराथन लगा दिया। आप सोचा कि वो आध जल गगरी छलकत जाए, आधा तीतर आधा बटेर, मतलब वो उसने पढ़ लिया मैराथन, अब उसको लग रहा है कि मुझे सब कुछ आ रहा है। यही तो भ्रम है जो हमको ले डूबता है। हम किसी भी एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए। कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, दूसरा तो मेहनत कर ही रहा है। दुनिया बीरों से खाली नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखा करो। हमारे यहाँ 3 टाइप के अभ्यर्थी होते हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो नोटिफिकेशन आने पे जागते हैं, दूसरा एडमिट कार्ड आ जाता है तब उनको भरोसा होता है कि पेपर होगा, तीसरा कोई वैकेंसी के बारे में शॉर्ट वीडियो देखे, किताब खरीद के ले आए, 3-4 दिन पढ़े, बंद। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला उनका सिद्धांत हो गया, बंद हो गया। तो ऐसा नहीं करना, अपने को निरंतरता बनानी है। निरंतरता बनाओगे तभी कुछ अच्छा कर पाओगे, चाहे वो नौकरी के सेक्टर में हो चाहे किसी के सेक्टर में हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी। चलिए आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जीडीपी में योगदान, उत्तर प्रदेश का जीडीपी में योगदान या उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान, यूपी की जीडीपी में, यूपी की जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद।
सकल घरेलू उत्पाद जो उत्तर प्रदेश की धरती पे उत्पादित हो रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, अंशदान योगदान, ठीक है, कितना है ये अपने को ध्यान देना है। योगदान कितना है तो हम बात करेंगे 19.9 यानी कि लगभग 20%, 19.9% है, लगभग 20%, लगभग 20%, 20% के आसपास, लगभग 20% के आसपास होता है। भारत में कृषि का जो योगदान है वो कितना है, फटाफट से बताएंगे कितना परसेंट है इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, फटाफट से बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में हमने बात की कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है, 19.9% यानी कि 20% के आसपास। हम जो हमारी उत्तर प्रदेश की जो कुल जितनी भी जीडीपी है उसमें से हम कितना योगदान दे रहे हैं, 19.9% जो है जीडीपी कहां से आ रही है, कृषि से आ रही है, एग्रीकल्चर से आ रही है। ये बात ध्यान में आ गई कि नहीं आ गया? चलिए आगे हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों के जोत का औसत आकार देखेंगे। यूपी में किसानों के जोत का औसत आकार, यूपी में किसानों के जोत का औसत आकार, किसानों के जोत का औसत आकार, ध्यान देना। यहां पर आप लोग जब नेट वगैरह से सर्च करोगे तो कभी कभी 2015-16 का डेटा भी आ जाएगा, तो थोड़ा वहां पर अपनी कंफ्यूजन को दूर करना। तो 2015-16 का जो डेटा आएगा उसमें 0.73 हेक्टेयर आपको देखने को मिलेगा, परंतु जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसानों के जो जोत का औसत आकार है, जोत मतलब जैसे हम गांव में रहते हैं ना, तो मान लो आपके पास 10 बीघे जमीन, किसी के पास 20 बीघे जमीन, किसी के पास 40 बीघे जमीन, किसी के पास 100 बीघे जमीन, और आपके गांव में कुल आदमी 1000 है, तो जितनी भी जमीन है उसको काउंट करके बटे 1000 से डिवाइड करके आपका औसत जोत का आकार आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या, उनके पास उसकी भूमि, तो मान लो उत्तर प्रदेश में कुल कृषक कितने हैं, 190.58 लाख कृषक हैं। उसके पास कितनी जमीन है, तो ऊपर जमीन नीचे कृषक को रख के हम कट पिट करके निकाल लेंगे तो वो औसत जोत का आकार आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में किसानों के पास जो औसत जोत है वो कितना है, 0.76 हेक्टेयर। मतलब एक बात करते हैं, एक किसान की अगर हम बात करते हैं, प्रति किसान अगर देखा जाए या प्रति व्यक्ति देखा जाए तो औसत जोत कितना है, तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति इतनी जमीन पड़ेगी 0.76 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर भी नहीं पड़ेगी जमीन, 0.76 हेक्टेयर जमीन औसत व्यक्ति पड़ रही है। वहीं हम भारत में देखें, भारत का, तो हम भारत का अगर देखें, भारत या राष्ट्र की बात कर लें, भारत का औसत जोत, तो भारत का औसत जोत आकार अगर हम देखें तो पूरे भारत में जो जोत का औसत आकार है साहब वो कितना है, वो 1.15 हेक्टेयर, 1.15 हेक्टेयर जो है भारत में औसत प्रति व्यक्ति औसत जोत का आकार है। क्या है, औसत जोत का आकार है। ये हम भारत के केस में देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए अब हम किसानों के ऊपर चर्चा कर लें कि हमारे बीच किसान की हम बात कर लेते हैं, तो इन जनरल इन टर्म हम किसान को फार्मर बोल देते हैं, परंतु क्या हम जानते हैं हमारे भारत या हमारे प्रदेश में जो खेती कर रहे हैं किसान भाई वो कितने प्रकार के किसान कहलाते हैं? जैसे हम लोग जो गांव में शादी आदि आती है ना पार्टी किसी की, तो बोलते हैं ना कि लड़का क्या कर रहा है, लड़के के पास क्या है, दहेज वगैरह जो डाउरी सिस्टम चलता है ना हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से चलता है। तो लड़के के बाप या चाचा या परिवार के लोग बड़े गर्व से कहते हैं हमारे लड़के के पास 40 बीघे जमीन है, इकलौता है, 25 लाख दहेज लेंगे और ब्लैक स्कॉर्पियो हमारी
डिमांड है। कोई कहता है हमारे पास 15 बीघे जमीन है, हम 7 लाख दहेज लेंगे। कोई कहता है हमारे पास 20 बीघे जमीन है, हम 10 लाख रुपए दहेज लेंगे। हमारी ऑन रोड पे दुकानें हैं, हमारा ऑन रोड पे प्लाट है, हमारा तहसील में बढ़िया सिटी में प्लॉट है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। हम शादी के जब समय में आते हैं ना, तो अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ा और भी बढ़ा के बता देते कि नहीं बता देते, वैल्यू भी बढ़ा के बता देते हैं। तो हम जानते हैं ना कि हमारे प्रदेश में जो हम अन्न खा रहे हैं, जो हम डिश बना रहे हैं ना शाम को, जो हम व्यंजन बना रहे हैं अपनी थाली में, तो जो व्यंजन हम अपनी थाली में रख रहे हैं, कभी सोच के देखो कि हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? फ्रेश होते हैं, हम टूथपेस्ट करते हैं, मंजन जो आता है, मंजन में जो भी इंग्रेडिएंट पड़ते हैं, चाहे वो तुलसी का हो, कोलगेट का हो, किसी प्रकार का हो, जो इंग्रेडिएंट आते हैं वो भी एग्रीकल्चर से आते हैं। आप मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट की बात करते हैं, तो जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, मतलब औषधि पौधे होते हैं, उनका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया, सतावर हो गया, मूसली हो गया, ठीक है। ये जो औषधि पौधे होते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है जिनसे हम परफ्यूम बनाते हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सिट्रोनेला से हम ओडोमॉस बना लेते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं, ये एरोमेटिक हो गया। जैसे एलोवेरा वगैरह के पौधे होते हैं, वो एरोमेटिक में आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम नाश्ता करते हैं, मान लो कोई पूड़ी खाया, तो गेहूं के आटे से पूड़ी बनेगी, मैदे से पूड़ी बनेगी, तेल उसमें प्रयोग होगा, वो सरसों का हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है, मूंगफली का हो सकता है, कुसुम का हो सकता है, सूरजमुखी का हो सकता है, अरंडी का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तिल का हो सकता है, अलसी का हो सकता है, ये तेल का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम सब्जी खाते हैं, हम फल खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम चाय पीते हैं, तो चाय में जो दूध आता है वो एनिमल से आता है, ठीक है। और जो चाय की पत्ती डालते हैं वो भी हमारे एग्रीकल्चर से आती है। मतलब खाने पीने की विभिन्न सामग्री कहाँ से आती है? कृषि से आती है। कौन उपजाता है? कृषक उपजाता है। कहाँ उपजाता है? मिट्टी में उपजाता है। तो ये सारी चीजें हमको जानने का अधिकार है। तो हम अगली स्लाइड में जानते हैं कि कृषकों के बारे में, ठीक है। भारत और यूपी दोनों के केस में हम लोग देखेंगे। तो अब जानते हैं किसानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मर। किसानों के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो हेडिंग रहेगी, टाइप्स ऑफ फार्मर इन यूपी। टाइप्स ऑफ फार्मर इन यूपी। टाइप्स ऑफ फार्मर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हालांकि ये जो टाइप्स ऑफ फार्मर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लो चाहे भारत की बात कर लो, वो एक ही चीज है। तो उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रकार। उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रकार। उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रकार। ध्यान देना यहाँ पर, ये मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूँ। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो एग्जाम, या एग्रीकल्चर के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना, किसान कौन से किसान किस में आते हैं। यहाँ से हम बात करते हैं, जो किसान हमारे अन्न उपजा के देते हैं, वो बेचारे कितने प्रकार के होते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे हम बात करते हैं किसानों के प्रकार। ये भूमि लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग, मतलब भूमि आकार के आधार पे ही इनको डिवाइड किया गया। तो आधार क्या बनाया गया है किसानों के प्रकार का? तो आधार की हम बात करते हैं भूमि आकार के आधार पे, ठीक है। भूमि जोत आकार के आधार पर। भूमि जोत आकार के आधार पर। आकार के आधार पर 5 प्रकार के किसान होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं किसके? किसानों के। उत्तर प्रदेश में किसानों के प्रकार कितने होते हैं? 5। भूमि जोत आकार के आधार पर, मतलब कौन से किसान के पास कितना भूमि जोत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहब, नंबर 1 की बात करेंगे, सीमांत किसान। किसकी बात करेंगे? सीमांत किसान की हम बात करेंगे, जिनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। क्या बोलते हैं?
मार्जिनल फार्मर। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे लघु किसान। क्या बात करेंगे? लघु किसान बात करेंगे, जिनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्मॉल फार्मर। क्या बोलते हैं? स्मॉल फार्मर बोलते हैं। ध्यान देना, हम मार्जिनल फार्मर उन किसानों को कहेंगे जिनके पास जो जमीन है वो 1 हेक्टेयर से कम है। लेस देन 1 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान क्या होंगे? सीमांत किसान होंगे। आपने पढ़ा होगा 12th में इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर आता है एग्रीकल्चर वाले बच्चे, कि एक रिकार्डो थे, अर्थशास्त्री रिकार्डो, उन्होंने लगान सिद्धांत वाली बात कही थी। तो लगान सिद्धांत में इन किसानों को उन्होंने छोड़ रखा था, सीमांत किसानों पे वो कोई लगान नहीं वसूलते थे। आज भी आप गांव में जाओगे तो लगान जो वसूलने आते हैं ना, अमीन वगैरह, वो छोटे छोटे किसानों का बिल नहीं आता है, बड़े किसान होते हैं उनका बिल आता है। 1 हेक्टेयर से ज्यादा वाले जो किसान होते हैं वो लगान की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने बात किया सीमांत किसान। तो मार्जिनल फार्मर 1 हेक्टेयर से कम वाले। लघु किसान या छोटे किसान जिनको बोलते हैं, ये 1 से 2 हेक्टेयर जमीन वाले हैं। 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले जो किसान हैं वो कितने हैं आपके? 1 से 2 हेक्टेयर जमीन वाले हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 86% के आसपास है, सीमांत और लघु दोनों मिलाकर। तो अगर हम केवल सीमांत किसानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केवल सीमांत किसानों के पास कितना परसेंट जमीन है या कितना परसेंट किसान सीमांत है? 80.18% जो किसान हैं वो कैसे हैं? उत्तर प्रदेश में सीमांत किसान है। मतलब 80.18% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है। तो उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान कितने हैं? 80.18% किसान। कितने? 80.18% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं अर्ध मध्यम किसान। अर्ध मध्यम किसान, अर्ध मध्यम किसान जिसको हम बोलते हैं सेमी मीडियम फार्मर। क्या बोलेंगे? सेमी मीडियम फार्मर। अंग्रेजी में हम बोलेंगे सेमी। सेमी वो खाने वाली नहीं है, सेम। गोला लखीमपुर में सेम को सेमी बोलते हैं, और एक नमक पारा होते हैं उनको भी सेमी बोल देते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज है। तो अर्ध मध्यम किसान, सेमी मीडियम फार्मर, हम उन्हें बोलेंगे जिनके पास जमीन कितनी है? 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है। कितनी है? 2 से 4 हेक्टेयर अगर भूमि है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अर्ध मध्यम किसान बोलेंगे। कितने बोलेंगे? अर्ध मध्यम। मतलब 2 से लेकर के 4 हेक्टेयर वाले किसान जो हैं वो अर्ध मध्यम किसान की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद चौथे नंबर की जो श्रेणी हम देखते हैं मध्यम किसान। क्या होती है? मध्यम किसान की बात करते हैं हम लोग। मध्यम किसान जिसको हम बोलते हैं मीडियम फार्मर। मीडियम फार्मर, तो मीडियम फार्मर हम उसे बोलते हैं जिसके पास जमीन होती है 4 से लेकर के 10 हेक्टेयर। कितना? 4 से लेकर के 10 हेक्टेयर। कहने का मतलब अगर हम लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ एरिया में बात करें तो यहाँ पर 60 से लेकर के 150 बीघे जमीन वाला किसान किसमें आता है? मध्यम में। परंतु अपने यहाँ किसानों का भौकाल क्या होता है? जिसके पास 100 बीघे जमीन होती है ना, अपने आप को बहुत बड़ा किसान समझता है। बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि धरती भूमि जिससे फसल उपजाते हैं, किसान मतलब बहुत बड़े दिल का इंसान होता है। किसान से बड़ा दिल किसी का नहीं होता है। आप बात कर लो, किसान सरसों उगाता है, धान उगाता है, गेहूं उगाता है, विभिन्न फसलें उगाता है, खेत में खुली छोड़ के चला आता है। हम लोग शहरों में बाइक नहीं सामने छोड़ते हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, फिर भी 10 बार गेट खोल के देखते हैं बाइक खड़ी है कि नहीं खड़ी है। तो किसानों का दिल है कि नहीं है? किसान जितना सहनशील व्यक्ति भी कोई नहीं है, ये ध्यान देना। किसान अपनी फसल का प्राइस ही नहीं तय कर पा रहा है। हमारे मिडिल इंडिया की बात करें, मध्य भारत की बात कर लें, तो किसान बहुत ज्यादा आर्थिक संपन्न नहीं है। पश्चिमी भारत की बात करें तो वहां किसान आर्थिक संपन्न है, क्योंकि वहां वो अपनी उपज का एमएसपी रेट प्राप्त कर पाता है। वही हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान
इस चीज से वंचित रह जाते हैं। इस वजह से आर्थिक संकट उनके आसपास मंडराता रहता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का किसान, अगर हम 100 किसानों का एनालिसिस करें तो उन 100 किसानों में 87 से ज्यादा ऐसे किसान निकलेंगे जिनके नाम पर केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड लोन इशू होगा, और वो उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा होगा समय से, क्योंकि वो कर्जे में डूबे रहते हैं। यदि ये बात सही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है, किसान उत्तर प्रदेश और बिहार का कर्जे में डूबा है। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, किसी दिन हम इसके पीछे एक विशेष चर्चा लेकर आएंगे कि क्या कारण है। हमारा पश्चिमी यूपी समृद्ध है मध्य और पूर्वी यूपी की अपेक्षा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। 5वां नंबर है बृहद किसान। बृहद किसान, आप लोगों को जिन छोटे छोटे टॉपिक पर अगर नॉलेज चाहिए हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में डाल दिया करो कि सर हमें इस टॉपिक पे थोड़ा एक सा वीडियो बना के दे दीजिएगा, तो हमारे दिमाग में एक रिमाइंडर रहेगा कि बच्चों को ये जानने की लालसा है। तो हमारी जो टीम है वो सारे आपके क्वेश्चन एक साथ कलेक्ट करके हमको पेस्ट कर देगी, तो हमारे पास जो नॉलेज आ जाएगा, जानकारी में आ जाएगा कि हमको हाँ ये बच्चों को समझाना है। तो आप लोग जब जागरूक रहोगे तो डेफिनेटली मास्टर को जागरूक रहना पड़ेगा। तो बृहद किसान को हम बोलते हैं लार्ज फार्मर। क्या बोलते हैं? लार्ज फार्मर बोलते हैं ऐसा फार्मर जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है उसको हम क्या कहते हैं? लार्ज फार्मर। मतलब 150 बीघे से ज्यादा। अपने यहाँ 150 बीघा, मतलब गोला लखीमपुर सेक्टर की बात कर रहे हैं। कानपुर साइड में जाओगे तो इसका एरिया अलग हो जाता है, भूमि वगैरह बीघा वगैरह अलग हो जाता है। हमने यहाँ बात की कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से किसान पाए जा रहे हैं? सीमांत किसान पाए जा रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में कौन से प्रकार के किसान होते हैं? सीमांत किसान होते हैं। कौन से सर सीमांत किसान? सर वो सीमांत किसान जिनके पास जमीन कितनी होनी चाहिए? 1 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए, मतलब बहुत छोटे किसान की बात कर लें। ठीक है, उसके बाद ऐसे किसान उत्तर प्रदेश में जिनके पास जमीन 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, उनकी संख्या है 19.82%। कितने? 19.82% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 1 हेक्टेयर से ज्यादा है। कितनी? 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले कितने हैं? मोर देन 1 हेक्टेयर भूमि, लैंड। 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसान कितने हैं? 19.82। और लेस देन 1 हेक्टेयर भूमि वाले किसान कितने हैं? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान कितने हैं? 80.18। और 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसान कितने हैं? 19.82%। तो यहां तक हमने किसानों के बारे में जाना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, जिसको हमने उसमें पढ़ा रखा है एक्सटेंशन वाली क्लास में योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से स्टार्ट हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में हम इसको इंक्लूड करके ले आएंगे, एक बार दोबारा से चर्चा कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री सब कृषि जो किसान सम्मान निधि योजना थी, किसानों को 2,000 रुपए 3 बार में मिलते हैं साल में, मतलब 6,000 रुपए प्रति किसान मिलता है। जब ये स्कीम शुरुआत की गई थी तो इसमें शामिल किए गए थे इस प्रकार के ये किसान। सीमांत और लघु किसानों के लिए ये स्कीम शुरुआत हुई थी। शुरुआत में ऐसे किसानों को ये स्कीम मिल रही थी जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो। बाद में इस योजना का और विस्तार किया गया, तो अब इसमें सारे किसान शामिल कर लिए गए। जो भारत के अंदर आने वाले किसान जिनके पास भूमि है वो सब किसान इसमें शामिल हैं। किसान सम्मान निधि में सबको लाभ मिल रहा है। 18 जनवरी को शायद 13वीं किस्त आने वाली है, 13 नंबर की किस्त जो मोदी जी के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, तो यहां तक हमने चर्चा कर ली। अब इसके आगे कल हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जलवायु प्रदेश कितने हैं, उत्तर प्रदेश में फसल चक्र कौन कौन से अपनाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फसलें कौन कौन सी उगाई जा रही हैं, विभिन्न फसलों का जिलेवार अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो पहला पार्ट था ये, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि हर बच्चा हमारी क्लास से जुड़े और पढ़े और अपने भविष्य का निर्माण करे। एक बार फिर से मैं आपको सूचित करना चाह रहा हूं कि वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी कृषि प्राविधिक सहायक एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का ऑफलाइन बैच अपने गोला गोकरणनाथ तहसील जिला लखीमपुर खीरी लखनऊ मंडल में आयोजित कर रहा है 21 जनवरी से। तो जो बच्चे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन माध्यम में, वो बच्चे
हमसे एक बार संपर्क कर ले। एजीटीए का जो ऑफलाइन बैच है, एजीटीए का ऑफलाइन बैच ऑफलाइन बैच के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए गए स्क्रीन पर आपको ये नंबर है, आप इन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप जानकारी ले सकते हैं कि सर ऑफलाइन बैच के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे क्या, कहाँ आना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको इन नंबर्स पर दे दी जाएगी। ठीक है, आप ये संस्थान का नंबर है, ध्यान देना। तो आगे हम बात करेंगे कल पार्ट सेकेंड की, कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन में हम और क्या विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारे बीच ज्यादा बच्चा जुड़ेगा और अपनी तैयारी को और अच्छा करता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए सभी को शुभ रात्रि। मिलेंगे कल फिर एक बार नई ऊर्जा और नए जोश के साथ।